सेंटर ऑफ मास, आप भली भांति परिचित है सेंटर ऑफ मास से। तो हम सेंटर ऑफ मास को, रोटेशन को, रोटेशनल डायनामिक्स को, रोलिंग मोशन को थोड़ा सा अच्छे से डिटेल में बढ़िया करके समझेंगे, खूब सारे एग्जाम्पल लगाएंगे, जिससे कि आप लोगों को ये टॉपिक क्लियर हो जाए और आपको कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, सो बेसिकली स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। ठीक है, तो बच्चों टॉपिक है हमारे पास में सेंटर ऑफ मास। आइए जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास क्या है। देखिए, पूरी बॉडी का जो मास होता है ना बच्चों, वो एक पॉइंट के ऊपर कॉन्सेंट्रेट रहता है। और पूरी बॉडी का मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहता है, उसी पॉइंट को हम लोग नाम देते हैं सेंटर ऑफ मास का। पूरी बॉडी का मास हमारा एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहेगा। जिस पॉइंट पर पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा वही हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप लोग ये देखिए कि मेरे पास में एक बॉडी है। इस पूरी बॉडी का मास मैंने लेट कर लिया है कि इस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट है। तो आप ये समझिए कि यही पॉइंट हमारा कहलाएगा सेंटर ऑफ मास। इसी पॉइंट को हम सेंटर ऑफ मास का नाम देंगे। ठीक है, यही पॉइंट हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। अब मेरे पास में कुछ डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं बच्चों, जिनके अंदर हम बात करेंगे कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ पर और कैसा होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको इन बॉडीज के जो रिजल्ट हैं वो अच्छे से याद कर लेने हैं, जिससे कि आपको पता रहे कि किस बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स रॉड की। एक कोई भी रॉड है आपके पास में या मीटर स्टिक है बच्चों, तो रॉड का जो सेंटर ऑफ मास रहता है वो बिल्कुल उसके सेंटर में, जो रॉड का ज्योमेट्रिक सेंटर मतलब रॉड का जो मिड पॉइंट होता है ना, उसका सेंटर ऑफ मास वहां रहेगा। नाम लिख लेंगे आप रॉड। ठीक है, उसके बाद है बच्चों मेरे पास में रिंग। रिंग का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल बीचों बीच होता है। उसके बाद में है मेरे पास में डिस्क। ये बच्चों पूरी डिस्क है मेरे पास में, कंप्लीट डिस्क। डिस्क का जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है वो भी बिल्कुल इसके बीचों बीच रहने वाला है। इसके बाद में है मेरे पास में होलोस्फेयर। होलोस्फेयर आप समझते हैं ना, होलोस्फेयर मतलब खोखला गोला। देखिए, जब मैंने सेंटर ऑफ मास की बात की है तो मैं आधी अधूरी बात नहीं करूंगा, बिल्कुल स्टार्टिंग से स्टार्ट करके लास्ट तक एक एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा और बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी मैं आपको कराऊंगा। आप अच्छे से सबको बढ़िया तरीके से पढ़िएगा, जिससे कि टॉपिक आपका अच्छे से क्लियर हो जाए। यह है होलोस्फेयर। होलोस्फेयर का सेंटर ऑफ मास भी बच्चों बीचों बीच रहने वाला है। इसके बाद में है मेरे पास में सॉलिड स्फीयर। ये सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास भी बिल्कुल उसका ज्योमेट्रिक सेंटर पर होगा। इसके बाद में है मेरे पास में कोई प्लेन लेमिना। प्लेन लेमिना मतलब कोई शीट है अपने पास में, और शीट का जो सेंटर ऑफ मास रहने वाला है बच्चों, वो भी बिल्कुल उसके बीचों बीच रहने वाला है। ठीक है, शीट का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो भी बिल्कुल यहाँ पर रहेगा। तो ये कुछ बेसिक सी बॉडीज हैं हमारे पास में, जिनके सेंटर ऑफ मास मैंने आप लोगों को बताए हैं। जरा जल्दी से बताइए कि मेरी आवाज़ आ रही है और ये जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया है ये क्लियर है या नहीं है। रॉड का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ये रिंग का सेंटर ऑफ मास है। ये हमारे पास में डिस्क है। ये हमारे पास में होलोस्फेयर है। ये हमारे पास में सॉलिड स्फीयर है। और ये हमारे पास में है लेमिना। मैं इनके ऊपर नाम लिख देता हूं जिससे कि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। बेटा, ये है हमारे पास में रॉड, ये है हमारे पास में रिंग। ठीक है, ये है हमारे पास में डिस्क। बेटा, ये है हमारे पास में होलोस्फेयर। होलोस्फेयर, ये होलोस्फेयर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। ये है हमारे पास में सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का सेंटर ऑफ मास बिल्कुल बीचों बीच रहेगा। और ये है हमारे पास में लेमिना, प्लेन लेमिना। प्लेन शीट आपको दे रखी है, इसका सेंटर ऑफ मास हमारे पास में बीचों बीच रहेगा। ठीक है, आवाज नहीं आ रही है? आपको आवाज नहीं आ रही है बच्चों? जल्दी से बताइए, क्या आवाज नहीं आ रही है आप लोगों को? यस सर मतलब क्या है? मतलब आवाज नहीं आ रही है या आवाज आ रही है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए भैया, आवाज आ रही है? क्लास का टाइम बिल्कुल वेस्ट मत करिए। आवाज आ रही है या आवाज नहीं आ रही है?
आ रही है, क्लियर है भाई? ऐसा कमेंट मत करिए कि आवाज नहीं आ रही है, पूरा सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। अच्छा सा स्टूडियो हम लोगों ने सेटअप किया है अपनी लाइव क्लासेस के लिए, जिससे कि हम लोगों घर बैठ मतलब आप लोग घर बैठकर हमारी लाइव क्लासेस को बहुत अच्छे तरीके से देख सके और अपने सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर सके। ठीक है, ये रॉड, ये रिंग, ये डिस्क, ये होलोस्फेयर, ये सॉलिड स्फेयर, ये लेमिना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास मैंने आपको बता दिया है, जहां पूरी बॉडी का मास कॉन्सेंट्रेट रहेगा वो हमारा सेंटर ऑफ मास कहलाएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये सारे कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर होंगे, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम बात करते हैं बच्चों आगे। देखिए, अब हमारे पास में है एक सेमी सर्कुलर रिंग। बेटा एक सेमी सर्कुलर रिंग है हमारे पास में। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग का मतलब होता है हाफ रिंग, यानी आधा रिंग। ठीक है, आपको बताना है कि इस आधे रिंग का सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है। तो बेटा सेमी सर्कुलर रिंग का सेंटर ऑफ मास रहेगा इस पॉइंट पर। ये पॉइंट आपको दिख रहा है, मैं कुछ रिजल्ट्स आपको बता रहा हूं डायरेक्ट, जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सेमी सर्कुलर रिंग यानी हाफ रिंग, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास रहने वाला है इस पॉइंट पर, और ये डिस्टेंस हमारी रहने वाली है, दिख रही है आपको ये डिस्टेंस? ये डिस्टेंस हमारी रहने वाली है 2r/पाई। 2r/पाई, आप 2/पाई तो जानते हैं सिंपल कांस्टेंट होता है। r है हमारे पास में इस रिंग की रेडियस। बेटा r रहने वाली है हमारे पास में इस सेमी सर्कुलर रिंग की रेडियस। अच्छा, अगली कंडीशन में हम बात करते हैं हाफ डिस्क की। इस बार है हमारे पास में हाफ डिस्क, ये कंप्लीट हमारे पास में आधी डिस्क है। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं बच्चों आपके एग्जाम को लेकर। नीट और जेईई एग्जाम में ये देखा गया है कि डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है यहां से, तो ये सारी चीजें आपको बढ़िया तरीके से लर्न करनी पड़ेगी। ये डिस्क का सेंटर ऑफ मास रहता है बच्चों यहां पर, ये जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है ये हाफ डिस्क, ये हाफ डिस्क है अपने पास में। इस हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास रहेगा यहां पर, और ये डिस्टेंस हमारे पास में रहने वाली है 4r/3पाई। 4r/3पाई। देखिए, हाफ रिंग में 2r/पाई, और जो हाफ डिस्क है वो है हमारे पास में 4r/3पाई। ध्यान रखना है आप लोगों को अच्छे से। ओके, इसके बाद बच्चों हमारे पास में आता है, देखिए ये कोन है बच्चों अपने पास में। कोन, कोन की जो हाइट आपको दी गई है वो दी गई है कैपिटल H। अब कोन भी हमारे पास में ना दो तरीके के हो सकते हैं स्टूडेंट, हो सकता है कि होलो कोन हो और हो सकता है कि सॉलिड कोन हो, कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूं सबसे पहले कि होलो कोन है हमारे पास में, ये अंदर से होलो है। ठीक है, होलो कोन। तो होलो कोन का सेंटर ऑफ मास रहने वाला है यहां पर, और ये हाइट दिख रही है आपको, ये हाइट हमारे पास में रहने वाली है h/4। मैं उम्मीद करूंगा कि इन रिजल्ट्स को आप याद करें, क्योंकि नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन रिजल्ट के बिहाफ पर ही आपको आगे क्वेश्चंस कराने वाला हूं, इसीलिए आपको इन रिजल्ट्स को अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो होलो कोन की पूरी हाइट है हमारे पास में h, और इसका सेंटर ऑफ मास रहने वाला है यहां पर, और ये डिस्टेंस, ये वाली जो डिस्टेंस है ये रहने वाली है h/4। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन पर हम लोग आते हैं बच्चों। इस बार है हमारे पास में सॉलिड कोन, ये पूरा सॉलिड कोन है बच्चों अपने पास, सॉलिड कोन। सॉलिड कोन कंप्लीट हाइट जो आपको दे रखी है यह है कैपिटल H। ठीक है, और हमारे पास में जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो यहां इस पॉइंट पर रहेगा, और ये हाइट रहने वाली है आपके पास में h/3। h/3 देखो, बड़ा कंफ्यूजन होता है स्टूडेंट्स को कि होलो कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर है, सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास कहां पर है। तो होलो कोन का जो सेंटर ऑफ मास है वो तो बेस से h/4 हाइट पर है, और जो सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास है वो बेस से h/3 पर है। मैं चाहता हूं कि अभी मैंने सिर्फ 4 रिजल्ट आपके सामने लिखे हैं, आप इन चारों रिजल्ट को बहुत अच्छे तरीके से लर्न करें, आपको बिल्कुल अच्छे से क्लियर होना चाहिए। जल्दी से बताइए कि चारों रिजल्ट आपको क्लियर है या नहीं है, किसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, मुझे जल्दी से बताइए कि ये क्लियर है आपको या नहीं है। ओके बच्चों, अभी 4 रिजल्ट हमने आपके सामने लिख दिए हैं, और मुझे उम्मीद है कि चारों रिजल्ट आपको क्लियर होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आते हैं हम लोग
एक फिफ्थ रिजल्ट के ऊपर, जिसमें हम लोगों को दिया गया है एक हेमीस्फेयर। हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर, ठीक है, ये हमें एक हेमीस्फेयर दिया गया है बच्चों, ये पूरा हेमीस्फेयर है। और हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास यहां रहने वाला है इस पॉइंट पर। हेमीस्फेयर का मतलब होता है आधा गोला, और बेस से जो उसकी डिस्टेंस रहने वाली है ना बच्चों, वो रहने वाली है 3r/8। 3r/8। देखिए, मैं आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा दबाव नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि इस क्लास के अंदर बड़ा स्मूथली, बड़ा प्यार से, आराम से चीजों को सीख कर, समझ कर तब हम लोग आगे बढ़े, ठीक है। और आप भी मुझे कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को बिल्कुल क्लास की फील आ रही है या नहीं आ रही है। आज मैंने आप लोगों को सिर्फ सिंपल इतना बताया है कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है और कौन सी बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। अगर आप इस क्लास के अंदर एक टॉपिक भी समझते हैं तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है। मैं समझूंगा कि जो मैं मेहनत आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, हार्डवर्क मैं आप लोगों के लिए कर रहा हूँ, वो सफल हो गया, ठीक है। तो आज हम लोगों ने बेसिकली बात की है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है, कहाँ रहेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास क्या होता है? किसी भी बॉडी का पूरा मास जिस पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट रहता है उसे हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ मास। डिफरेंट बॉडीज के लिए सेंटर ऑफ मास की वैल्यू डिफरेंट डिफरेंट होती है। जैसे रॉड के लिए सेंटर ऑफ मास बिल्कुल उसके बीच में होगा, रिंग के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, ये डिस्क के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, होलो स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास उसके बीच में होगा, ये सॉलिड स्फीयर है, ये लेमिना है अपने पास में, और ये मेरे पास में 5 थोड़ा सा हटकर डिफरेंट रिजल्ट्स हैं बच्चों। फर्स्ट रिजल्ट है मेरे पास में हाफ रिंग, यानी आधा रिंग जो होता है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है? कहाँ रहने वाला है? सेंटर ऑफ मास रहेगा 2r/π पर, इस पॉइंट पर सेंटर ऑफ मास रहेगा। ये मेरे पास में हाफ डिस्क है, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ रहेगा। होलोकोन का सेंटर ऑफ मास, होलोकोन आप समझते हैं जो अंदर से खोखला है, खाली है, उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहेगा? ये रहने वाला है h/4 पर। सॉलिड कोन का सेंटर ऑफ मास बेस से रहेगा h/3 पर। और ये है हमारे पास में हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर का सेंटर ऑफ मास रहेगा 3r/8 पर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज क्योंकि हमारी पहली क्लास है तो हम इस क्लास को बहुत लंबा नहीं लेकर जाएंगे आगे। ये सिर्फ एक इंट्रोडक्टरी क्लास थी जिसमें मैं आपको ये बताना चाहता था कि किस तरीके से हम काम करेंगे। आप ये समझिए कि इस क्लास का जो मेरा टारगेट है, मेरा क्या, हम लोगों का जो टारगेट है, आप लोगों का और मेरा, हम लोगों का मिलकर जो टारगेट है, वो नीट के स्टूडेंट्स को 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स दिलाने हैं। तो जहां भी आप लोगों के कॉन्सेप्ट वीक है, जहां आपको प्रॉब्लम है, ये जो क्लास है हमारी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को दुरुस्त करेगी, ये आपके कॉन्सेप्ट्स को अच्छा करेगी। हम लोग लाइन बाय लाइन हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बहुत सारे बच्चों को दिक्कत आती है कि सर पढ़ तो लेते हैं, समझ भी लेते हैं, लेकिन लैंग्वेज समझ नहीं आती है, तो उस लैंग्वेज का सोल्यूशन हम लोग यहां करेंगे बच्चों, ठीक है। सो आज की क्लास को हम इतना ही रखते हैं। बाकी नेक्स्ट क्लास अब होगी हमारी ऑल्टरनेट डेज पर। कल तो क्लास नहीं होगी, उसके एक दिन बाद हमारी क्लास होगी। आप लोगों का काम यह है कि ये सारी चीजें आपको अच्छे से लर्न कर लेनी है। सेंटर ऑफ मास कहाँ है, किस तरीके से है, फिर हम लोग सेंटर ऑफ मास के ऊपर फर्दर चीजें करना स्टार्ट करेंगे। देखिए, लास्ट क्लास में भी हमने आपके सामने इस टॉपिक के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है, सेंटर ऑफ मास के साथ हम लोगों को किस तरीके से डील करनी है। कुछ बॉडीज का सेंटर ऑफ मास भी मैंने आप लोगों को बताया था। इस सीरीज के अंदर काम करने का तरीका थोड़ा सा यूनिक होगा हमारा। हम कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद तुरंत उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। सो सेंटर ऑफ मास, देखिए फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारे पास में क्या है बेटा? फर्स्ट कॉन्सेप्ट सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड हमारे पास में ये है, आपको एक बॉडी दे रखी है, बॉडी का मास है m1, ठीक है। दूसरी बॉडी आपको दे रखी है, बॉडी का मास है आपके पास में m2, ठीक। और दोनों बॉडीज के बीच का जो गैप आपको दे रखा है स्टूडेंट, ये गैप आपको दे रखा है d, ठीक। अब आपसे ये पूछा जाएगा कि बताइए इन दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है? इन दो बॉडीज का जो सेंटर ऑफ मास है वो कहां रहने वाला है? देखिए, दो बॉडीज में अगर आपको सेंटर ऑफ मास बताना है तो आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि दोनों बॉडीज में भारी बॉडी कौन सी है, क्योंकि जो भारी बॉडी होती है सेंटर ऑफ मास हमेशा उसी बॉडी के नजदीक होता है। फॉर एग्जाम्पल आप लेट कर लीजिए कि ये जो m2 वाली बॉडी है ये थोड़ी हैवी बॉडी है और m1 वाली जो बॉडी है वो थोड़ी हल्की बॉडी है, ठीक है। मतलब m2 वाली बॉडी भारी बॉडी है
और m1 वाली जो बॉडी है वो हल्की बॉडी है, ठीक है। तो अगर m2 वाली बॉडी भारी बॉडी है तो सेंटर ऑफ मास m2 के नजदीक यहां रहने वाला है बच्चों, इस पॉइंट पर हमारा सेंटर ऑफ मास रहेगा। इतनी डिस्टेंस को मैंने नाम दे दिया है x, ये डिस्टेंस हो गई है हमारे पास में x। बची हुई डिस्टेंस को अगर आप चाहें तो d माइनस एक्स मान सकते हैं, हालांकि जरूरत नहीं पड़ेगी, x से ही हमारा काम चल जाएगा। ये जो छोटे वाली डिस्टेंस है मैंने इसे x लेट कर लिया है। अब इस x को जो निकालने का तरीका है ना बच्चों, देखो x को हम कैसे निकालने वाले हैं। x निकालने का तरीका है, x जो है वो छोटे वाली डिस्टेंस है और ये बड़ी डिस्टेंस है। तो छोटी डिस्टेंस को निकालने का तरीका है, छोटे मास को हम रखने वाले हैं ऊपर। ये बिल्कुल शॉर्ट मेथड है जिससे आप झट से प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे। छोटे मास को रखेंगे ऊपर, टोटल मास को रखेंगे नीचे, दोनों बॉडीज का जो टोटल मास है उसे रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग इनके बीच की टोटल डिस्टेंस यानी d से। ये हमारा x निकल जाएगा बच्चों, यानी जो सेंटर ऑफ मास होगा वो भारी बॉडी से इतनी दूर होगा। अगर आप इधर से निकालना चाहते हैं तो x तो आप निकाल चुके ही हैं, आप d में से x को माइनस कर देंगे तो इधर से आपका सेंटर ऑफ मास निकल जाएगा। तो जब भी दो बॉडीज का सेंटर ऑफ मास आप लोगों को बच्चों फाइंड आउट करना है ना, तो आप ये कॉन्सेप्ट इसके ऊपर अप्लाई करेंगे। एक बॉडी जिसका मास है m1, दूसरी बॉडी जिसका मास है m2, हमेशा सेंटर ऑफ मास रहेगा भारी बॉडी के नजदीक, और भारी बॉडी के अगर नजदीक रहेगा तो शॉर्टेस्ट तरीका है सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का ये, हल्के मास को रखेंगे ऊपर, टोटल मास को रखेंगे नीचे और मल्टीप्लाई करेंगे इनके बीच की टोटल डिस्टेंस से। ये प्रॉब्लम कई बार हमारे सामने एग्जाम में रिपीट हो चुकी है। दो बॉडीज के सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने का तरीका यह है। उम्मीद है कि बात आप लोगों को समझ आई होगी। अब इसी क्वेश्चन को हम अप्लाई करते हैं सीधा प्रॉब्लम के ऊपर। जो कॉन्सेप्ट हमने आपको बताया है इसी को हम सीधा प्रॉब्लम के ऊपर अप्लाई करेंगे। देखिए प्रॉब्लम है बच्चों आपके पास में, ये नीट 2020 की प्रॉब्लम है हमारे पास में। देखते हैं कि प्रॉब्लम क्या है। फर्स्ट देखते हैं, एक बार प्रॉब्लम पढ़ते हैं क्या है। टू पार्टिकल ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम respectively are attached to two end of a rigid rod of length 1 meter with a negligible mass, यानी बॉडीज को जो जोड़ने वाली रॉड है उसका कोई मास नहीं है, ठीक है। अब आपसे पूछ रखा है कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है 5 किलोग्राम पार्टिकल के, मतलब हमें सेंटर ऑफ मास 5 किलोग्राम पार्टिकल से बताना है कहां होगा। चलिए जो प्रॉब्लम मुझे दे रखी है इसके अकॉर्डिंग मैं बना लेता हूं एक डायग्राम। एक बॉडी का मास हो गया है बच्चों 5 kg, डन। दूसरी बॉडी का मास हो गया है हमारे पास में 10 kg, डन। दोनों बॉडीज के बीच का गैप हमें दे रखा है 1 मीटर, और 1 मीटर को हम लिख सकते हैं 100 सेंटीमीटर। देखो सेंटीमीटर मैंने जानबूझकर लिखा क्योंकि ऑप्शंस में सेंटीमीटर हमें दे रखा है, ठीक है। अब हम लोगों को बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है। मैंने आपसे अभी क्या कहा बच्चों कि जो भारी बॉडी होती है सेंटर ऑफ मास हमेशा उसके नजदीक होता है। 10 किलोग्राम वाली बॉडी भारी है तो सेंटर ऑफ मास यहां पर होगा, ठीक है बच्चों। इतनी डिस्टेंस को हमने लेट कर लिया है x, इसे हमने x मान लिया है। x को कैलकुलेट करने का तरीका है बच्चों कि जो स्मॉलर मास है उसे आप ऊपर रखेंगे, टोटल मास 5 एंड 10 15 उसे आप नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल डिस्टेंस से, ठीक है। जो स्मॉलर मास है उसे ऊपर रखेंगे, टोटल मास को नीचे रखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों के बीच की टोटल डिस्टेंस से। अब देखते हैं कि कितना आंसर आने वाला है, ठीक है। तो ये आंसर हमारे पास में अप्रोक्सीमेटली निकल कर आया है 33 सेंटीमीटर, यानी इधर से जो डिस्टेंस रहने वाली है वो 33 है। टोटल डिस्टेंस आपको पता है 100 है, तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो जाएगी हमारे पास में, इधर से हो जाएगी 67 सेंटीमीटर। x की वैल्यू आ गई है 33, तो इधर से हो जाएगी 67। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के मुताबिक हमें 5 किलोग्राम से बताना था सेंटर ऑफ मास कहां होगा, तो 5 किलोग्राम से सेंटर ऑफ मास 67 सेंटीमीटर पे रहने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि सेंटर ऑफ मास का फर्स्ट कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से कमेंट बॉक्स में हमें बताइए कि आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है बच्चों। जल्दी से आप हमें बताइए कमेंट बॉक्स के अंदर कि कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं है, किस तरीके से हम लोग सेंटर ऑफ मास को कैलकुलेट करने वाले हैं। आप लोग बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे।
ओके, सो बच्चों को मुझे लगता है कि क्लियर हो गया है कॉन्सेप्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यस, क्लियर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, क्लियर है, वेरी नाइस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बस याद रखिएगा, जो भारी बॉडी होगी उसके नज़दीक सेंटर ऑफ मास होगा, और उसे कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि स्मॉलर मास को ऊपर रखना है, टोटल मास को नीचे रखना है और टोटल डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये पहला कॉन्सेप्ट है बच्चों हमारा सेंटर ऑफ मास का, जिसे आप इजीली आराम से कर सकते हैं, कोई इशू आपको नहीं होगा। आइए बढ़ते हैं हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ। अब देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास का अगला कॉन्सेप्ट क्या है और किस तरीके से हम प्रॉब्लम बनाएंगे। देखो बच्चों, हम प्रॉब्लम से देखते हैं कि क्या हमें सेंटर ऑफ मास दे रखा है। ओके, वेरी नाइस। थ्री masses are placed on the x-axis, 300 ग्राम, 500 ग्राम एंड 400 ग्राम। ये जो 300 ग्राम है ये ओरिजिन पर है, मैं लिख देता हूं यहां पर। 300 ग्राम है ओरिजिन पर, ओरिजिन मींस x इक्वल टू 0, ठीक है। 500 ग्राम है x इज इक्वल टू 40 पर, 500 ग्राम है हमारा x इज इक्वल टू 40 पर, वेरी नाइस, सेंटीमीटर है। और ये जो 400 ग्राम है ये है हमारा x इज इक्वल टू 70 सेंटीमीटर पर, ठीक है। सो हमें बताना है द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन, यानी सेंटर ऑफ, इन तीनों का सेंटर ऑफ मास कहां होगा। देखिए आपके पास में ना बच्चों तीन बॉडी है, एक बॉडी ये है, एक बॉडी ये है और एक बॉडी ये है। इन तीनों का कंबाइंड सेंटर ऑफ मास कहां होगा ये आप लोगों को बताना है, और उसकी डिस्टेंस ओरिजिन यानी यहां से बतानी है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास में तीन बॉडी है और x का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा है, ठीक है। जब x का कोऑर्डिनेट हम लोगों को दे रखा हो और तीन बॉडी है हमारे पास, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का तरीका है m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 प्लस m3। इस सीरीज का टारगेट एक है बच्चों, जहां भी आप लोगों को प्रॉब्लम हो कॉन्सेप्ट के अंदर उसे हमें प्रिपेयर करना है और बिल्कुल 180 आउट ऑफ 180 मार्क्स हम लोगों को स्कोर करना है। तीन बॉडीज है हमारे पास, तीनों के मासेस हैं हमारे पास, तीनों की पोजीशंस हैं हमारे पास, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का तरीका है अपने पास में ये, ठीक है। चलिए अब हम लगते हैं इसके अंदर वैल्यूज। बेटा m1 की वैल्यू आपको दे रखी है 300 ग्राम और पोजीशन आपको दे रखी है 0। m2 की वैल्यू आपको दे रखी है 500 ग्राम और पोजीशन आपको दे रखी है 40। m3 की वैल्यू आपको दे रखी है 400 ग्राम और पोजीशन आपको दे रखी है 70, और नीचे रखा जाता है टोटल मास को। अब देखिए टोटल मास कितना हो जाएगा, 300 ग्राम एंड 500 ग्राम यानी 800 ग्राम और 400 ग्राम यानी 1200 ग्राम। तो यहां हम रखने वाले हैं 1200 ग्राम। हमने फॉर्मूले के अंदर सारी वैल्यूज को पुट कर दिया है। अब देखते हैं कि क्या आंसर आने वाला है। देखिए इसकी मल्टीप्लाई हम 0 में करेंगे तो ये पूरा टर्म 0 बन जाएगा। यहां इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 40 से, यहां इसकी मल्टीप्लाई हम करेंगे 70 से, और हम डिवाइड करेंगे 1200 से। देखिए ग्राम 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 कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा, 00 00 00 ये भी कॉमन लेकर कैंसिल आउट हो जाएगा। 5 हमारे पास में यहां बचता है और 40 हमारे पास में यहां बचता है, तो 40 इंटू 5 200। ओके स्टूडेंट, देन 70 इंटू 4 ये हो गया हमारे पास में 280 डिवाइडेड बाय 12, ठीक। अब आप लोगों को सिर्फ इसे सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वही आपका करेक्ट आंसर होगा। 480 डिवाइडेड बाय 12, जरा बताइए जल्दी से क्या आंसर आने वाला है। 12 से इसे हम डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा 4 और पीछे हमारे पास में क्या है ये, तो हमारे पास में आंसर बन गया है 40 सेंटीमीटर। अब आप देख सकते हैं कि आपके पास में ऑप्शन है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ आया होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तीन बॉडीज आप लोगों को दी गई थी, हमने तीनों बॉडीज को यहाँ लिखा, उनके मासेस को हम लोगों ने लिखा, उनके कोऑर्डिनेट्स हम लोगों को दे रखे थे। चूंकि x ही कोऑर्डिनेट था, y कोऑर्डिनेट नहीं था यहाँ पर, तो सेंटर ऑफ मास निकालने का कॉन्सेप्ट है हमारे पास में ये बच्चों, जब सिर्फ x कोऑर्डिनेट अपने पास में रहता है। हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पर पुट किया और पुट करने के बाद में डिवाइड किया,
सो करेक्ट आंसर हमारा निकल कर आएगा 40, यानी सेंटर ऑफ मास हमारा रहने वाला है 40 पर। कैलकुलेशन पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा अच्छे से, कोई मिस्टेक ना हो जाए कैलकुलेशन के अंदर, और कंप्लीटली आपका आंसर निकल कर आना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छे। ठीक है, इसका मतलब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं बच्चों। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखते हैं कि नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है बच्चों अपने पास में। ये सेंटर ऑफ मास के इतने कॉन्सेप्ट्स बच्चों हमारे पास में हैं कि आपको सेंटर ऑफ मास में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम जितने भी प्रोबेबल क्वेश्चन सेंटर ऑफ मास के ऊपर बन सकते हैं वो इस सीरीज के अंदर सब आप लोगों के साथ में डिस्कस करेंगे। देखिए अब इस प्रॉब्लम के ऊपर हम आते हैं। टू बॉडीज ऑफ मास, एक बॉडी का मास है 1 kg, दूसरी बॉडी का मास है 3 kg। ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब R1 वेक्टर, और ये इसका पोजीशन वेक्टर है, पोजीशन वेक्टर मतलब R2 वेक्टर। ये हो गया है आपके पास में M1, ये हो गया है आपके पास में M2। तो आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास का पोजीशन वेक्टर कहां होगा। देखिए बड़ी ही इजी प्रॉब्लम है, अगर हम इसके कॉन्सेप्ट को जानते हैं तो मुझे लगता है कि बड़े आसानी से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, सो देखते हैं कि कैसे हम प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। हमें वेक्टर की फॉर्म में सेंटर ऑफ मास बताना है और दो ही मास है, तो बेटा वेक्टर की फॉर्म में सेंटर ऑफ मास निकालने का फॉर्मूला हमारे पास में होता है ये m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर अपॉन m1 प्लस m2। अगर यहां आपके पास में 3 वेक्टर होते तो ये फॉर्मूला 3 तक एक्सटेंड हो जाता, 4 होते तो 4 तक एक्सटेंड हो जाता, 2 है तो हमने सिर्फ 2 तक रखा है। अब यहां हम सिर्फ वैल्यूज को रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे तो तुरंत आप लोगों का आंसर बन जाएगा। चलिए फटाफट हम वैल्यूज को रखते हैं और देखते हैं कि क्या हमारा सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट आने वाला है। आप लोग भी रखिए और देखते हैं कि जल्दी आंसर कौन निकालेगा। फटाफट आंसर निकालिए। 1 R1 वेक्टर की वैल्यू है हमारे पास में i कैप प्लस 2 j कैप प्लस k कैप। R2 के M2 है हमारे पास में बच्चों यहां पर 3, और R2 की वैल्यू है हमारे पास -3i माइनस 2j प्लस k। टोटल मास हो गया है हमारे पास में 1 + 3 यानी 4। देखिए हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सारी वैल्यूज को यहां पुट कर दिया है बच्चों। ठीक है, अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और आंसर बनाना है। चलिए देखते हैं कि क्या आंसर बनेगा। RCM इज इक्वल टू, यह है i कैप, यह है 3 × -3 यानी -9, -9 और प्लस i यानी माइनस के 8i कैप। यह है 2j कैप, 3 की मल्टीप्लाई बेटा -2 में करेंगे, -6 और +2, तो ये हो गया हमारे पास में -4j कैप। उम्मीद है कि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा होगा। यह है प्लस के, 3 की मल्टीप्लाई के में करेंगे 3k और k, प्लस के 4k और डिवाइडेड बाय है 4। तो बेटा जब 4 से हम डिवाइड करने वाले हैं, देखिए जब यहां 4 से डिवाइड करेंगे सो -2i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप, ये फाइनल आंसर हमारे पास में निकल कर आएगा। उम्मीद है कि ये आप लोगों का आंसर होगा। यस, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होने वाला है बच्चों। वेक्टर फॉर्म में अगर कोई प्रॉब्लम अपने पास में बनती है तो वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन को करने का तरीका होगा हमारे पास में ये। मुझे उम्मीद है कि आपको बात समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यस संजना बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। वेरी नाइस अश्मित, बिल्कुल करेक्ट, ए ऑप्शन करेक्ट होने वाला है। ठीक है, सो आराम से आप प्रॉब्लम को बना सकते हैं। जब भी वेक्टर फॉर्म में आपके पास में प्रॉब्लम आएगी तो प्रॉब्लम को करने का तरीका कुछ ऐसा होगा। ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बच्चों सेंटर ऑफ मास के ऊपर। जैसे जैसे कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता जाऊंगा तो प्रॉब्लम आपका लेवल थोड़ा थोड़ा सा हम लोग रेज करते जाएंगे। ठीक है, आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास में ये। बेटा प्रॉब्लम को देखिए, नीट लेवल पर प्रॉब्लम करने के लिए सबसे जरूरी होता है प्रॉब्लम को बहुत ध्यान से पढ़ना और उस प्रॉब्लम के सेंस को समझना। आपको प्रॉब्लम दे रखी है ये कि कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 पार्टिकल हैविंग मासेस m1 एंड m2। मेरे पास में 2 मासेस हैं, एक m1 है और एक m2 है बच्चों। ठीक है,
इफ द पार्टिकल ऑफ मास m1 इज पुश्ड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ मास ऑफ द पार्टिकल थ्रू अ डिस्टेंस d, अगर हमने m1 को d डिस्टेंस खिसकाया है तो आपको बताना है कि m2 को कितना मूव कराना पड़ेगा जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े। प्रॉब्लम यह है कि m1 को हमने खिसकाया है d डिस्टेंस, m2 को कितना खिसकाएं जिससे कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन पर कोई इफेक्ट ना पड़े, ये प्रॉब्लम है बच्चों। अब पहले मैं आप लोगों को प्रॉब्लम का थोड़ा सेंस समझाता हूं कि प्रॉब्लम का सेंस क्या है। देखिए, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में जो चेंज आता है उसका फॉर्मूला होता है ये m1, पहली बॉडी की पोजीशन में जो चेंज आया है डेल्टा x1, m2, और दूसरी बॉडी की जो पोजीशन में चेंज आया है डेल्टा x2। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज आने का जो फॉर्मूला है वो ये है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में इतना चेंज आएगा अगर आपने पहली बॉडी की पोजीशन में इतना चेंज लेकर आए हैं और दूसरी बॉडी की पोजीशन में इतना चेंज लेकर आए हैं। अब सीधा सीधा क्वेश्चन में आपको ये कह रखा है बच्चों कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी डेल्टा xm 0 है आपके पास में। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में चेंज आ ही नहीं रहा है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आ रहा है, ठीक है। और पहली बॉडी को हमने इतना खिसका दिया d डिस्टेंस, तो हमें बताना है डेल्टा x2 कितना होने वाला है। मुझे उम्मीद है कि मेरी बात को आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। सो डेल्टा xm की जगह रखते हैं 0, फर्स्ट बॉडी की जगह रखते हैं m1, डेल्टा x1 की जगह पर d, यह है हमारे पास में m2 और यह है डेल्टा x2। बेटा जब डेल्टा x2 हम यहां से निकालेंगे तो आंसर निकल कर आएगा माइनस m1d अपॉन m2, माइनस m1d अपॉन m2। ये कंडीशन हमारे पास में बनेगी, यानी अगर फर्स्ट बॉडी को आपने इतना खिसकाया तो दूसरी बॉडी को इतना खिसकाना पड़ेगा अगर आप चाहते हैं कि सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज ना आए। माइनस साइन इस बात को शो कर रहा है कि अगर इस बॉडी को इधर आपने डिस्प्लेस किया है तो इस बॉडी को इसकी अपोजिट डायरेक्शन में यानी इधर डिस्प्लेस करना पड़ेगा। एक बॉडी को आप इधर लेकर गए हैं तो दूसरी बॉडी को आप इधर लेकर आएंगे, तभी सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। तो माइनस साइन सिर्फ अपोजिट डायरेक्शन को शो कर रहा है। तो करेक्ट आंसर हमारे पास में बनने वाला है यहाँ पर बी। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज और प्रॉब्लम आपको अच्छे से समझ आई होगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। जल्दी से बताइए, जरा जल्दी से बताइए मुझे, कोई समस्या तो नहीं है किसी को? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ बच्चों या नहीं हुआ? आप लोगों को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सेंटर ऑफ मास के हर पहलू पर, रोटेशन के हर कॉन्सेप्ट पर आप ये समझिए कि 11th क्लास की फर्स्ट बुक में जितने भी चैप्टर कॉन्सेप्चुअल हैं सबको बिल्कुल हम लोग बहुत अच्छे तरीके से यहाँ तैयार करेंगे बच्चों। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं छोड़ेंगे जरा से भी, ठीक है। बस जुड़े रहें आप इस सेशन के साथ जिससे कि हम एक अच्छा कंटेंट आप लोगों तक पहुंचा सके। ओके, वेरी नाइस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ चलते हैं बच्चों। और देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है हमारे पास में एक बड़ी थियोरटिकल सी प्रॉब्लम है, बहुत कुछ है नहीं इस प्रॉब्लम के अंदर। प्रॉब्लम यह है 3 आइडेंटिकल मेटल बॉल्स ईच ऑफ रेडियस आर प्लेस्ड touching each other on a horizontal surface such that an equilateral triangle is formed when the center of 3 balls are joined. The center of mass of the system is located at. पहले आप प्रॉब्लम की लैंग्वेज को जरा अच्छे से समझिए कि प्रॉब्लम की लैंग्वेज है क्या। एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पर कुछ इस तरीके से बॉडीज को रखा गया है कि एक बॉडी यहां है, एक बॉडी यहां है, एक बॉडी जस्ट इसके ऊपर है। ऐसे हमने बॉडीज के सेंटर्स को आपस में ज्वाइन करा दिया है। देखो ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। जब हमने इनके सेंटर ऑफ मास को ज्वाइन कराया तो ये कुछ इस तरीके से हमारे पास में बन गया एक इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल हमारे पास में बन चुका है। अब हम लोगों को बताना है बच्चों कि इनका सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। देखिए अगर मैं इस कॉर्नर से सामने की तरफ एक लाइन ड्रॉ करता हूं तो मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में इसे मीडियन बोलते हैं बच्चों। और मैं यहां से एक लाइन ड्रॉ करता हूं, इसे भी मीडियन बोलते हैं। और यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ करी, इसे भी मीडियन बोलेंगे।
यानी आप ये समझिए कि यहां से एक लाइन ड्रॉ करी, ये लाइन ड्रॉ की, ये लाइन ड्रॉ की, जहां तीनों मीडियन आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं, जिस पॉइंट पर ट्राइंगल की तीनों मीडियंस आपस में इंटरसेक्ट करने वाली हैं बच्चों, बस वही हमारा इस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट को हम सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, ध्यान देंगे आप लोग। इस पॉइंट को हम लोग ट्राइंगल का सेंट्रॉइड भी बोल सकते हैं, या इस पॉइंट को हम इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियंस भी बोल सकते हैं। हो सकता है कि दोनों में से कोई भी हमारे आंसर में हो। आइए चेक करते हैं हमारा आंसर क्या होगा। भाई मुझे दिखाई दे रहा है लास्ट ऑप्शन, लास्ट ऑप्शन है आपके पास में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द मीडियंस, यानी इस सिस्टम का जो सेंटर ऑफ मास रहेगा वो रहेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। ठीक है, तो ये हमारे पास में प्रॉब्लम रहेगी बच्चों। चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है बेटा हमारे पास। फर्स्ट प्रॉब्लम हम लोगों को गिवन दे रखी है, ये दो ऑब्जेक्ट है, एक का मास 10 kg है, दूसरे का मास 20 kg है, और इन दोनों को हमने एक रॉड से कनेक्ट किया है। रॉड का मास है 10 मीटर और रॉड का नेग्लिजिबल मास है। तो बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। मुझे लगता है कि ऐसी प्रॉब्लम तो हम लास्ट सेशन में भी डिस्कस कर चुके हैं, तो आराम से इस क्वेश्चन को बना पाएंगे। एक बॉडी का मास आपको दे रखा है बच्चों 10 kg, दूसरी बॉडी का मास आपको दे रखा है 20 kg, और इनके बीच का जो गैप आपको दे रखा है स्टूडेंट्स, ये गैप दे रखा है 10 मीटर। आपसे पूछा गया है कि बताइए सेंटर ऑफ मास कहाँ रहने वाला है। अब मुझे लगता है कि मैं और आप बहुत अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अगर आपने मेरा लास्ट सेशन देखा है तो आपको पता होगा सेंटर ऑफ मास 20 किलोग्राम वाली बॉडी के नजदीक रहने वाला है। तो मैंने लेट कर लिया यहाँ पर एक पॉइंट कि भाई सेंटर ऑफ मास यहाँ रहने वाला है, और इतनी डिस्टेंस को मैंने लेट कर लिया है x। ठीक है, अब x डिस्टेंस को निकालने का तरीका मैंने शॉर्टकट मेथड आपको बताया था कि जिससे आप जल्दी से प्रॉब्लम को बना ले बच्चों। क्या था वो शॉर्टकट मेथड, कि आपको 10 किलोग्राम को रखना है ऊपर, टोटल मास को रखना है नीचे। टोटल मास कितना है 10 और 20 30, और मल्टीप्लाई कर देनी है टोटल डिस्टेंस से। टोटल डिस्टेंस है आपके पास में 10। भाई टोटल डिस्टेंस 10 ही तो है हमारे पास में। ये कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, बेटा x निकल गया है हमारे पास में 20/3 मीटर। ये 20/3 मीटर होगा 20 किलोग्राम से बच्चों। x की जो वैल्यू है वो 20 किलोग्राम से है, यानी इधर से है, इधर से 10/3 है। अगर यहां से 10/3 है तो यहां से कितना रहने वाला है, 10 में से 10/3 को हम लोग माइनस करेंगे तो हमारा आंसर निकल कर आएगा 20/3 मीटर। 20/3 मीटर। उम्मीद है कि प्रॉब्लम आपको समझ आई होगी। 10 किलोग्राम से 20/3 मीटर पर हमारा सेंटर ऑफ मास रहने वाला है, और इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट प्रॉब्लम यानी फर्स्ट ऑप्शन हम लोगों का करेक्ट होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से इस प्रॉब्लम को हम बनाएंगे बच्चों। आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में ये है। ये जो एक कॉमन समस्या मोस्ट ऑफ स्टूडेंट के सामने आती है ना बच्चों, कि सर क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ नहीं आती। सर हम लोग जब आप पढ़ाते हो तब तो हम कर लेते हैं, बाद में हम नहीं कर पाते हैं। तो वो प्रॉब्लम आपकी दूर होगी इन क्वेश्चंस को करने के बाद। प्रॉब्लम की लैंग्वेज के ऊपर एक्स्ट्रा एफर्ट लगाइए, देखिए कि कौन सी लैंग्वेज में क्या बात कही गई है, तब आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले देखिए प्रॉब्लम क्या दे रखी है आप लोगों को, जान लीजिए। 3 identical sphere each of mass m are placed at the corner of a right angle triangle with mutually perpendicular side equal to 2 meter. Taking the point of intersection of the two mutually perpendicular side as the origin, find the position vector of center of mass. यानी प्रॉब्लम आपके पास में यह है बच्चों, एक मास आपको दे रखा है यहां पर। देखिए एक मास आपको दे रखा है यहां पर, ये रहा आपके पास में एक मास, ये है m। एक मास है आपके पास में यहां पर, ये भी है m। एक मास है आपके पास में यहां पर, और ये भी है m। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है, सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये आप लोगों को बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कि जो ये वाला मास है ये ओरिजिन पर है,
0,0 पर। ये वाला जो मास है, यहां के जो कोऑर्डिनेट होंगे ये होंगे 2,0। क्यों होंगे 2,0? क्योंकि ये मास एक्स एक्सिस पर है बच्चों, तो यहां के कोऑर्डिनेट हो गए 2,0। ये वाला जो मास है ये वाई एक्सिस पर है, यहां के कोऑर्डिनेट हो गए 0,2। मुझे उम्मीद है कि आप समझ पा रहे होंगे। यहां के कोऑर्डिनेट 0,0, यहां के कोऑर्डिनेट 2,0 और यहां के कोऑर्डिनेट 0,2। अब अगर मैं x कोऑर्डिनेट निकालता हूं बच्चों, तो XCM निकालने का तरीका देखिए क्या है। XCM निकालने का तरीका है मास m और यहां का x कोऑर्डिनेट है 0, m इंटू 0 प्लस यहां का मास है m और यहां का x कोऑर्डिनेट है 2, मास इंटू x कोऑर्डिनेट, ये हो गया है 2m प्लस। अब यहां ये बच्चों, यहां का मास भी है m और x कोऑर्डिनेट है 0, यानी m इंटू 0, और टोटल मास रखना है नीचे आपको। टोटल मास हो गया है 3m। तीनों बॉडीज का टोटल मास ये है। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, ये 2m ये 3m कैंसिल आउट करेंगे, आंसर बन जाएगा 2/3। ये हमारी निकल गई बच्चों XCM की वैल्यू। सिमिलरली हम लोग निकालेंगे YCM की वैल्यू। देखिए YCM हमारे पास में क्या होने वाला है, ध्यान दीजिए जरा अच्छे से। YCM क्या होगा, मास है m, y कोऑर्डिनेट है 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। मास है m, y कोऑर्डिनेट है 0, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, यहां है मास m और y कोऑर्डिनेट है 2 बच्चों, मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m, और टोटल मास हो गया है हमारे पास में 3m, तो ये वैल्यू भी निकल कर आएगी 2/3। अब x कोऑर्डिनेट भी हमारे पास में कितना है 2/3, और y कोऑर्डिनेट भी कितना है हमारे पास में 2/3। अगर आपको इसे वेक्टर फॉर्म में बदलना है बच्चों, तो हम इसे कुछ ऐसे लिखेंगे, x कोऑर्डिनेट 2/3 है, और चूंकि ये x कोऑर्डिनेट है इसीलिए इसके पीछे लगा देंगे i कैप। y कोऑर्डिनेट है 2/3, और चूंकि ये y कोऑर्डिनेट है इसीलिए इसके पीछे लगा देंगे j कैप। तो ये बन गया है हमारे पास में आंसर। देखिए बहुत ही इजी प्रॉब्लम थी, और मुझे लगता है कि इस तरीके की प्रॉब्लम को आप इजीली बना सकते हैं। कंप्लीट डायग्राम आपको दिया गया है बच्चों, कोऑर्डिनेट्स हम लोगों ने निकाल दिए, XCM का फॉर्मूला लगाया तो ये प्रॉब्लम बनी, YCM का फॉर्मूला लगाया तो ये कंडीशन बनी हमारे पास में, और वेक्टर फॉर्म में हमने इसे बदल दिया, इस 2/3 को I के साथ और इस 2/3 को J के साथ। तो ये आपका सेंटर ऑफ मास होने वाला है बच्चों, 2/3 I कैप प्लस 2/3 J कैप। जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप हमें बताइएगा कि कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ, और इस तरीके की प्रॉब्लम आप बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। ठीक है, आइए बढ़ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सारी प्रॉब्लम्स आप लोगों के पास में अच्छे तरीके से सेव होनी चाहिए बच्चों, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट लीजिए या आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करिए, लेकिन इन सारी प्रॉब्लम्स को अपने पास में आपको जरूर रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में ये। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आप लोगों को इतना बता देता हूं, ये नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बताने से पहले मैं आपको ये बता देता हूं बच्चों कि सेंटर ऑफ मास में ना एक कॉन्सेप्ट होता है। कॉन्सेप्ट ये है, अगर किसी सिस्टम पर बाहर से या कोई अंदर से इंटरनल फोर्स काम कर रहा है तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से ना तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज होती है बच्चों, ना सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन चेंज होता है, और ना सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज होती है। और ये जो कंडीशंस होती है ना कि एक आदमी बोट के एक किनारे पर बैठा है, एक दूसरे किनारे पर बैठा है, दोनों उठकर एक दूसरे की जगह इंटरचेंज हो गए, या दो आदमी ट्रॉली के ऊपर खड़े हैं वो इंटरचेंज हो गए, ये सारी कंडीशंस इंटरनल फोर्स के अंदर आती हैं। बिल्कुल वैसी ही प्रॉब्लम हमारे पास में एक यहां है, और देखिए इस प्रॉब्लम से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा बच्चों। टू पर्सन्स ऑफ मासेस 55 kg and 65 kg respectively are at the opposite end of a boat। देखो वही कंडीशन आ गई जो भी मैं आप लोगों के सामने डिस्कस कर रहा था बच्चों, कि दो मासेस है, एक 55 kg एक 65 kg, और दोनों एक दूसरे से ऐसे इंटरचेंज हो गए। एक यहां बैठा हुआ है, एक यहां बैठा हुआ है, ये वाला यहां पहुंच गया, ये वाला यहां पहुंच गया। बताइए सेंटर ऑफ मास में क्या चेंज आएगा।
भैया ये जो इंटरचेंज होने वाली कहानी है, इसे हम डालते हैं इंटरनल फोर्स की कैटेगरी में, और इंटरनल फोर्स की वजह से तो सेंटर ऑफ मास में कोई चेंज आता ही नहीं है। आपसे पूछ रखा है कितना सेंटर ऑफ मास शिफ्ट होगा, हम कहेंगे भाई कुछ भी शिफ्ट नहीं होगा, जहां पहले था वहीं बाद में रहेगा, तो कोई शिफ्टिंग नहीं हुई। करेक्ट आंसर इज 0। ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों, और अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो इन पर आपको खूब क्वेश्चन मिलेंगे। ध्यान रखिएगा, सेंटर ऑफ मास की वजह से सिस्टम के पोजीशन में या सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई चेंज नहीं आएगा। इंटरनल फोर्सेस की वजह से सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज आने वाला नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज 0। उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को समझ आई होगी बच्चों, कोई परेशानी किसी को होने वाली नहीं है। ठीक है, आराम से आप इस प्रॉब्लम को बना सकते हैं। गुड, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम हमारे पास में क्या है बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम है टू पार्टिकल्स विच आर इनिशियली एट रेस्ट। दो पार्टिकल हैं और दोनों शुरुआत में रेस्ट में हैं। हमने सोचा कि भाई दो पार्टिकल हैं और अगर दोनों शुरुआत में रेस्ट में हैं तो पक्का इनका सेंटर ऑफ मास भी रेस्ट में रहा होगा। समझ आ रही है मेरी बात? अगर दो पार्टिकल हैं और दोनों रेस्ट में है तो उनका सेंटर ऑफ मास भी काहे में रहा होगा? रेस्ट में। बाद में अगर दोनों पार्टिकल ने चलना शुरू कर दिया ड्यू टू इंटरनल फोर्सेस, तो जैसे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले थी वैसे ही बाद में रहेगी, क्योंकि सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी में तो कोई चेंज आता ही नहीं है। जितनी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी पहले होगी उतनी ही सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी बाद में होने वाली है। तो आप देखिए कि टू पार्टिकल विच आर इनिशियली एट रेस्ट, दो पार्टिकल है और दोनों शुरुआत में रेस्ट में है, मूव टुवर्ड्स ईच अदर अंडर द एक्शन ऑफ देयर इंटरनल अट्रैक्शन। यहां प्रॉब्लम क्लियर हो गई कि भैया इंटरनल अट्रैक्शन तो इंटरनल फोर्स होता है और इंटरनल फोर्स की वजह से सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चेंज ही नहीं होती है। यानी सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जितनी शुरुआत में थी इतनी ही बाद में रहेगी। शुरुआत में तो पार्टिकल रेस्ट में थे तो बाद में भी रेस्ट में रहेंगे। सो करेक्ट आंसर इज 0। ये आप लोगों का आंसर होने वाला है बच्चों। जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको प्रॉब्लम क्लियर है या नहीं है। स्टार्टिंग का वेलोसिटी 0 थी तो बाद की भी वेलोसिटी कितनी होगी? 0। साफ साफ क्वेश्चन की लैंग्वेज में आपको इंटरनल फोर्स कह रखा है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होने वाली है बच्चों। ठीक है, ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। बेटा ये है हमारे पास में नेक्स्ट प्रॉब्लम। आइए देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। उम्मीद है कि ये जो मैंने अभी तक प्रॉब्लम्स आप लोगों को बताई हैं इनमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आराम से आप क्वेश्चन बना पा रहे होंगे। ठीक है। अ रॉड इज ऑफ लेंथ 3 मीटर। रॉड की लंबाई है भैया 3 मीटर एंड इट्स मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ। बेटा मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ का मतलब होता है लैम्डा, यानी लीनियर मास डेंसिटी। ये जो लिखा हुआ है ना मास एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, इसका मतलब होता है लैम्डा। लैम्डा मतलब मास पर यूनिट लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस x। यानी जो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ को हम लिख सकते हैं लैम्डा। ये लैम्डा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के। ठीक है, समझिएगा बात, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि सेंटर ऑफ मास कहां रहने वाला है। जो सेंटर ऑफ मास होगा वो किस पॉइंट पर रहने वाला है ये आप लोगों को बताना है बच्चों। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कि सेंटर ऑफ मास कहां रहेगा हमारे पास। बेटा हमें गिवन दे रखा है लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x। लैम्डा हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाकर लगा दिया है कांस्टेंट और ये हो गया है kx। जब आपको लैम्डा या मास पर यूनिट लेंथ या इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दे रखा हो तब सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का तरीका होता है ये हमारे पास में सेंटर ऑफ मास की पोजीशन निकालने का तरीका है। इंटीग्रेशन को देख के डरिए मत, इजी है, आराम से कर लेंगे आप लोग, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, देखो कैसे करेंगे। ये फॉर्मूला है, चलिए फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। यहां तो ऑलरेडी x है हमारे पास, लैम्डा की जगह रख दिया है हमने kx और ये है dx। अब आते हैं नीचे, लैम्डा की जगह हमने रख दिया है kx और ये हो गया है dx। ठीक है, आपको लंबाई दे रखी है 3 मीटर,
तो इसीलिए हम लिमिट रखेंगे 0 से 3 तक, और यहां भी लिमिट रखेंगे 0 से 3 तक। देखो k कांस्टेंट है, k से k कैंसिल आउट, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो ये हो जाएगा x की पावर 2, और x की पावर 2 का इंटीग्रेशन होगा x की पावर 3/3। ये है x की पावर 1, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये होगा x²/2। लो बेटा, ये कंडीशन हमारे पास में बन गई। लिमिट है 0 से लेकर 3 तक। जब भी आपको मास पर यूनिट लेंथ या लैम्डा आपको गिवन दे रखा होगा, झट से आपके माइंड में आएगा कि यहां हमें इंटीग्रेशन का यूज करना है, और इंटीग्रेशन का यूज करके यहां हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ठीक है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, सो लैम्डा इज इक्वल टू kx। हमने यहां रखा x, मतलब ये तो फॉर्मूला ही है यार हमारा। x लैम्डा की वैल्यू हमने यहां रखी, k से k कैंसिल आउट, इंटीग्रेट किया, ये रिजल्ट आ गया। x² से x की क्यूब कैंसिल आउट, ये बचेगा x, 2 की मल्टीप्लाई ऊपर, सो करेक्ट आंसर इज 2x/3। करेक्ट आंसर बन चुका है हमारे पास में 2x/3। अब आपको जो लिमिट दे रखी है, उसने लिमिट दे रखी है 0 से लेकर 3 तक। जहां जहां x है वहां वहां आप 3 पुट करिए, ये हो जाएगा 2/3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से 3 कैंसिल आउट, एंड द करेक्ट आंसर इज 2 मीटर। यानी जो सेंटर ऑफ मास हमारा रहने वाला है वो 2 मीटर पर रहने वाला है बच्चों। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। मेरे पास में इसके जैसा एक और एग्जाम्पल है, घबराने की जरूरत नहीं है, प्रॉब्लम बन जाएगी आप लोगों की आराम से। बिल्कुल पहले आप देख लीजिए, थोड़ा सा दिमाग में उतार लीजिए कि जब भी लैम्डा की बात होगी या जब भी इस तरीके के टर्म की बात होगी, आप किस तरीके से प्रॉब्लम को बनाएंगे। ठीक है, लैम्डा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, ये फॉर्मूला है, और इस तरीके से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, ओके। सो तुरंत हम लोग एक और प्रॉब्लम बनाएंगे बच्चों यहाँ पर, जिससे कि आप लोगों को कॉन्सेप्ट और अच्छे तरीके से क्लियर हो सके। देखिए, एक और प्रॉब्लम मैं यहाँ पर बनाता हूँ आपके सामने, बिल्कुल इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड है हमारी नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखो बच्चों, उम्मीद है कि आप पढ़ पा रहे होंगे प्रॉब्लम को अच्छे से। इफ द लीनियर डेंसिटी ऑफ अ रॉड 3 मीटर लेंथ, मतलब लंबाई आपको 3 मीटर दे दी, लैम्डा आपको गिवन दे दिया, लैम्डा इज इक्वल टू 2 + x। अब जैसे ही लैम्डा को देखा ना आप लोगों ने, तुरंत बुद्धि में आ गया यार लैम्डा दे रखा है यहाँ पर, तो लैम्डा दे रखा है तो हमें पता है क्या कैसे प्रॉब्लम बनेगी। लैम्डा दे रखा है तो x कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होगा x डॉट लैम्डा dx अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ लैम्डा dx। ये हमारे पास सेंटर ऑफ मास को निकालने का तरीका है बच्चों, अगर हमें लीनियर मास डेंसिटी प्रॉब्लम में गिवन दे रखी है तो। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि जैसे ही आपने प्रॉब्लम को देखा और आपको लैम्डा दिखाई दिया, तो आपके दिमाग के अंदर एकदम से कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया? इस लैम्डा को देखकर जल्दी से बताइए कि आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट आया या नहीं आया। बताइए क्लियर है या नहीं है कि जैसे ही आपने लैम्डा को देखा एकदम से आपके दिमाग में आया कि हाँ यार ये वाला कॉन्सेप्ट इसके अंदर लगाना है, इस तरीके से हम प्रॉब्लम को बनाएंगे। जल्दी से बताइए क्लियर है या नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आप लोगों को? जल्दी बताइए। ओके, सो अब कैसे हम प्रॉब्लम बनाएंगे आप ये देखिए, XCM इज इक्वल टू x डॉट, बेटा लैम्डा की जगह हम पुट कर देंगे यहां पर 2 + x dx, और नीचे हो जाएगा हमारे पास में 2 + x, और ये हो गया है dx। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी और देखते हैं कि अंदर मल्टीप्लाई करके क्या आने वाला है। XCM इज इक्वल टू, x की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 2x, x की मल्टीप्लाई x में करेंगे x², ये हो गया dx अपॉन, ये है 2 + x dx। ठीक है, चलिए फटाफट इंटीग्रेशन करते हैं और देखते हैं कि इंटीग्रेशन करके रिजल्ट क्या आएगा। बेटा ये लिखा हुआ है 2x, 2x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर में 2 होगा और अपॉन में 2 होगा, प्लस यह है x की पावर 2, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर 3/3 होगा। ओके, इसके बाद खाली 2 लिखा हुआ है, 2 का इंटीग्रेशन करेंगे तो 2x होगा, और खाली x का इंटीग्रेशन करेंगे तो x²/2 होगा। यहां भी लिमिट है 0 से 3 और यहां भी लिमिट है 0 से 3। मुझे उम्मीद है कि यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आपको बात समझ आनी चाहिए। ओके, इसके बाद
आपको सिर्फ और सिर्फ लिमिट पुट करनी है और कुछ नहीं करना है। आराम से लिमिट पुट करिए। देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करिए। यहां भी जहां जहां x है वहां वहां 3 पुट करिए। प्रॉब्लम सॉल्व करिए, आंसर आप लोगों का बन जाएगा। चारों ऑप्शन में से आप देख के बता सकते हैं कि कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट होने वाला है। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम भी आप लोगों को समझ आई होगी। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को इस प्रॉब्लम के अंदर। कैसे बनाना है, जब भी आप लैम्डा को देखेंगे तो समझ जाएंगे कि लीनियर मास डेंसिटी आपको दे रखी है और लीनियर मास डेंसिटी यानी लैम्डा गिवन है, तो पक्का इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। और इंटीग्रेशन वाला कॉन्सेप्ट हम लोगों ने लगाया और इस तरीके से हमने प्रॉब्लम बना दी बच्चों यहां पर। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास की हमारे पास में प्रॉब्लम्स तो काफी हैं, काफी सारी कंडीशंस हमारे पास में हैं सेंटर ऑफ मास की, लेकिन काफी प्रॉब्लम मैंने आपको सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड करा दी है। मुझे नहीं लगता कि कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। यहाँ वैल्यूज पुट करके आप अपना आंसर चेक कर सकते हैं कि कौन सा आंसर आप लोगों को आने वाला है बच्चों। ठीक है, ओके, चलिए एक और प्रॉब्लम हम लोग बना लेते हैं। सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड ही प्रॉब्लम है हमारे पास में। देखो बच्चों, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम करने के लिए सबसे जरूरी है क्वेश्चन को समझना और उसकी कंडीशंस को एक बार इमेजिन करना। कंसीडर अ सिस्टम ऑफ 2 आइडेंटिकल पार्टिकल। 2 आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब है दोनों का मास सेम है। इसका मास भी m है और दूसरे पार्टिकल का मास भी m है। बेटा 2 आइडेंटिकल पार्टिकल का मतलब हो गया दोनों का मास सेम। ठीक है, उसके बाद वन ऑफ द पार्टिकल इज एट रेस्ट। एक पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब उसका एक्सीलरेशन या उसकी वेलोसिटी 0 है क्योंकि वो रेस्ट में है। इनमें से एक पार्टिकल रेस्ट में है, मतलब उसका एक्सीलरेशन भी 0 है, उसकी वेलोसिटी भी 0 है। अच्छा, एंड द अदर हैज एन एक्सीलरेशन a। दूसरे पार्टिकल का जो एक्सीलरेशन है वो a है। हमें बताना है सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा। आप ऐसे समझिए कि मेरे पास में 2 पार्टिकल हैं, एक का मास है m और ये है रेस्ट में, इसका a1 है 0। मेरे पास में दूसरा पार्टिकल है m और इसका एक्सीलरेशन है a। तो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन कितना होगा, ये कहीं है यहां पर सेंटर ऑफ मास। तो बेटा सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन निकालने का तरीका है हमारे पास m1a1 प्लस m2a2 अपॉन m1 प्लस m2। प्रॉब्लम दे रखी है, वैल्यू पुट करिए, आंसर बनेगा। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा m1 गिवन कितना दे रखा है आपको m, a1 है 0, m2 भी है m, ये है a और नीचे हो गया है आपके पास में 2m। जब यहां से वैल्यू हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा a/2, यानी सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन रहने वाला है a/2। कुछ इस तरीके से आप लोग प्रॉब्लम को बनाएंगे बच्चों। वेरी नाइस, बहुत अच्छा। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोग टॉपिक को समझ चुके होंगे, कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होगी। अभी सेंटर ऑफ मास पर मेरे पास में कुछ प्रॉब्लम्स और बची हुई हैं, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है। कल सेंटर ऑफ मास हमारा फिनिश हो जाएगा और कल ही हम लोग अपना रोटेशन स्टार्ट कर देंगे। रोटेशन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें मोस्ट ऑफ स्टूडेंट को प्रॉब्लम रहती है, तो रोटेशन को बहुत अच्छे से समझकर हम लोग पढ़ेंगे जिससे कि पूरा टॉपिक के ऊपर हमारी कमांड बन सके बच्चों। ठीक है, सो आज का सेशन हमारा यही कंप्लीट है बच्चों।